थे भारत का भूगोल और हमने इसके सामान्य परिचय को देख लिया है। तो अब हम इसके आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि भारत जो है वर्तमान में जिस जगह पर है, क्योंकि हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश यदि आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब आपने आने वाले सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। उसमें आपको ये जो इसका बेस है, ठीक है ना, जैसे हम की सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो वो जो बेस होता है जीके का, भारत के जीके का वो बेस है, वैसे के वैसे ही भारत के जो भौतिक प्रदेश होते हैं वो भारत के संपूर्ण ज्योग्राफी के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार के भौतिक प्रदेश होंगे वहाँ उसी प्रकार की जलवायु, वहाँ पर नदियाँ, वहाँ पर खनिज संपदा के बारे में, कृषि के बारे में और हमें जनसंख्या के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए कि भारत के भौतिक प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करने से पहले हम ये देखने वाले हैं कि भारत के ये भौतिक प्रदेश बने कैसे हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि भारत का उदय कैसे होता है। तो शुरुआत करते हैं कि हमने भारत को पहले हमने राजनीतिक मानचित्र पर तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से उसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब हमने जाना है। अब हम वर्तमान में बात करेंगे, जैसे मैंने आपको क्लास के बीच में चलते हुए बताया भी था कि भारत जो है वो जो स्थलखंड है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किस स्थलखंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा भारत है उसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। उसे क्या कहते हैं हम? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इसी कारण से आपने ध्यान रखना है कि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और जो ऊपर के हमारे ये देश हैं, जो भी ईरान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, मंगोलिया, ये सब देश हैं, ये सब देश किसके हैं? तो ये देश आते हैं, आप देख पाएंगे ये अंगारा लैंड के देश हैं। तो क्या है ये अंगारा लैंड, क्या है गोंडवाना लैंड, आज इसे अपन अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड में पीछे, ज्योग्राफिकल इतिहास के अंदर हम चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो भी मुख्य उच्चावच होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं वे होते हैं महाद्वीप और महासागर। प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं वे होते हैं महाद्वीप और महासागर होते हैं। तो महाद्वीप जो थे हमारे पास में वो सर्वप्रथम जो कि वैगनर ने जिसके बारे में बताया है, वैगनर जो है जलवायु वेता थे। ये प्रसिद्ध क्या थे भी? जलवायु वेता। इन्होंने जब पूरे विश्व की जलवायु के बारे में रिसर्च की, प्रत्येक जगह पर भ्रमण किया और देखा, तो तब उन्होंने जाना कि जैसे कुछ एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा आपको कि हिमालय पर मछली के अवशेष का प्राप्त होना, राजस्थान के मरुस्थल में बर्फ का होना और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में एक हरे भरे जंगल का होना, ये साक्ष्य उनको किसी न किसी तरीके से प्राप्त होते हैं। जहाँ से ये मिस्ट्री की शुरुआत होती है कि भी ये जो इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं जिनका वर्तमान में कोई संबंध नहीं है, तो ये मिले तो मिले कैसे? तो इसके लिए उनकी दो थ्योरीज आती हैं। पहली थ्योरीज आती है इनकी कि या तो जलवायु कटिबंध जो हैं वो चेंज हुए हैं। जलवायु कटिबंध क्या हुए हैं? चेंज हुए हैं। कटिबंध किसे कहते हैं? अक्षांशों के मध्य भाग को कटिबंध कहते हैं। पहली थ्योरी इनकी ये थी। दूसरी थ्योरी इनकी ये थी कि जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप इनका विस्थापन हुआ है। इनका क्या हुआ है? अभी विस्थापन हुआ है। इन्होंने ये दो प्रश्न इनके सामने उठ कर के आए। जो प्रश्न थे उनके आंसर के रूप में दो बातें इनके सामने आई। या तो जलवायु बदल गई है कि वर्तमान में जहां भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर जो हमें उष्ण कटिबंध मिलता है तो इसका मतलब उष्ण कटिबंध पहले कहीं और होता होगा। और यहाँ पर जहाँ वर्तमान में कर्क रेखा है, जहाँ राजस्थान का मरुस्थल है, वहाँ कभी उन्होंने सोचा कि यहाँ कभी शीत ऋतु होती होगी, जिस वजह से शीत कटिबंध की वजह से यहाँ कभी बर्फ हुआ करती थी। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा तो ये जो है, ये फैक्ट जो है वो उतना सत्य नहीं निकला।
तो फिर उन्होंने दूसरी थ्योरी को लेकर के आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो महाद्वीपों का विस्थापन बताने के लिए उन्होंने सबसे पुराना जो टाइम पीरियड उठाया उसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस। क्या कहते हैं भी? कार्बोनिफेरस युग के बारे में उन्होंने बताया कि उस समय संपूर्ण जो स्थलखंड था, पूरा का पूरा जो स्थलखंड था वो लगभग एक ही था, भी आपस में जुड़ा हुआ था ये पूरा स्थलखंड। और इस पूरे स्थलखंड को पेंजिया कहा गया। भी क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और इसके चारों ओर जो जलखंड था, इस जलखंड को क्या कहा गया? पैंथालासा। क्या कहा इसे? पैंथालासा इसे नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण स्थलखंड को पेंजिया और संपूर्ण जलखंड को पैंथालासा नाम दिया गया। किसके द्वारा? वैगनर के द्वारा दिया गया। बस इतनी सी बात है कि वैगनर की आगे चलकर आलोचनाएं हुई थी, क्योंकि इन्होंने इस सब जो बातें हैं इनका कारण कुछ और बताया था, और इसका स्थान, इसकी वैगनर की थ्योरी का जो स्थान है वो आगे चल कर के एक नई थ्योरी बन जाती है, प्लेट विवर्तनिकी। कौन सी भी? प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी जो है इसने आकर के पूरी मिस्ट्री को सुलझा दिया और इसने सबके बारे में बता दिया। तो वर्तमान में जो मान्य है वो है प्लेट विवर्तनिकी, परंतु इन्होंने जो भी बातें बताई वो वैगनर के सिद्धांत को ही संशोधित करके बताई थी। तो इसलिए हम आपको उसी के नाम से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए जरा, पैंथालासा, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो टाइम पीरियड है ये 225 मिलियन वर्ष पहले का टाइम पीरियड, आज से 225 मिलियन वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। फिर उन्होंने कहा कि जब 200 मिलियन का समय आया, यानी जिसे हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग भी। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन। इस प्री कैम्ब्रियन युग के समय, कैम्ब्रियन युग के समय, इस युग में क्या हो गया अभी? जो हमारे पास में पेंजिया था ना, उसके दो टुकड़े हो गए। ऊपर का हिस्सा कहलाया लॉरेशिया, जिसे हम कहते हैं अंगारा लैंड भी। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड कहते हैं। और नीचे का जो हिस्सा था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। इस प्रकार से इसके दो हिस्से जो हो जाते हैं, बन जाते हैं। आगे चल करके अब इन जो दो हिस्से बने थे काफ़ी लंबे समय के बाद, ध्यान रखिए काफ़ी लंबे समय के बाद में, ये 200 मिलियन वर्ष की बात है और ये 135 मिलियन वर्ष पहले की बात है, जब जुरासिक काल आया। अभी कौन सा काल आया? जुरासिक काल। जिस समय डायनासोर्स इस पृथ्वी पर मौजूद थे उस समय को जुरासिक काल कहते हैं। तो जुरासिक काल में आकर के धीरे धीरे इन जो स्थलखंड थे उनके आगे चलकर और ज़्यादा टुकड़े होने लगे। यानी पहले 2 टुकड़े हुए तो वर्तमान में आगे चल कर के उसके 7 टुकड़े हो गए। यहाँ पर कितने टुकड़े हो गए भी? 7 टुकड़े हो गए, जिसमें से 6 मुख्य टुकड़े कहलाते हैं। हमारे पास में है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है यूरोप और एशिया। ये दोनों जुड़े हुए हैं। यूरोप और एशिया क्या है? यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहते हैं। नीचे कौन है हमारे पास में? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 4 महाद्वीप नीचे और 3 महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड के हिस्से कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लिखेंगे इस प्रकार से अंगारा, तो अंगारा और एक लिखेंगे हम गोंडवाना। तो अंगारा जब शब्द आप लिखोगे तो अंगारा में कितने शब्द अक्षर आपको दिख रहे हैं? 3। तो ध्यान रखिएगा 3 महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड से बनते हैं और 4 महाद्वीप जो हैं वो किससे बनते हैं भी? गोंडवाना लैंड से बनते हैं। 4 महाद्वीप गोंडवाना लैंड से बनेंगे और 3 महाद्वीप जो है वो अंगारा लैंड से बनेंगे। अब आगे चलते हैं। तो 3 कौन कौन से ये हमने देख लिए। उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है अंगारा लैंड से। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों के चारों किससे बन गए? गोंडवाना लैंड से। फिर समय आता है हमारे पास में क्रिटेशियस काल का भी। कौन सा समय आता है? क्रिटेशियस काल का समय आता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक प्लेट का नाम नहीं लिया। वो प्लेट कौन सी है? वो है इंडियन प्लेट भी। ये इंडियन प्लेट है, ये हमारा इंडिया है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और वर्तमान में ये जा रहा है किस ओर? आप देख पाएंगे कि यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, इंडिया के इस एरिया से, यहाँ से
अफ्रीका के जो डार्विन शहर है वहाँ से, डरबन से शुरुआत होती है और ऐसे करते हुए ये जो है इंडिया जो है वर्तमान में यहाँ आकर के टकराएगा। तो इस प्रकार से इंडियन प्लेट जो है आगे बढ़ रही है और ये हमारे पास में वर्तमान समय आ जाता है। अभी ये कौन सा समय आ गया? वर्तमान समय आ गया है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे पास में टोटल 7 महाद्वीप हो चुके हैं, 7 महाद्वीप हो चुके हैं। पहले हमारे पास में कितना था? एक ही स्थलखंड था जिसे पेंजिया कहा। फिर 2 स्थलखंड हुए, अंगारा और गोंडवाना लैंड। कब हुए थे? प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुए थे। प्री कैम्ब्रियन एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अगर उसके भी किसी टाइम की बात की जाए तो टर्शियरी काल की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सा समय है? टर्शियरी काल भी, टर्शियरी। और इसी टर्शियरी काल के कारण ही, इसी टर्शियरी काल में जो ये विस्थापन हुए थे, इसी की वजह से जो पृथ्वी पर हलचल हुई और उस हलचल के कारण पेड़ पौधे नीचे दब गए और राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, वहाँ पर जो कोयले की प्राप्ति होती है, कोयले की प्राप्ति होती है, पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है और प्राकृतिक पेट्रोलियम की प्राकृति और प्राकृतिक तेल की जो गैस की जो यहाँ से प्राप्ति हो रही है, इन सब का कारण कौन है? इन सब का कारण है टर्शियरी युग की चट्टानें। कि राजस्थान में टर्शियरी युग की चट्टानें हैं तो उनमें से ये हमें पेट्रोलियम कोयला प्राप्त होता है। जो टर्शियरी काल से बाद में चट्टानें बनी है ना, वहां पर आपको कोयला नहीं मिलेगा। यानी कोयले को बनने में हमारे यहाँ पे लिग्नाइट कोयला है, जो कि लिग्नाइट, जो कि तीसरी श्रेणी का कोयला होता है, तीसरे नंबर पर आता है ये कोयला। तो आप देख पाएंगे कि इस तीसरी श्रेणी के कोयले को बनने के लिए कितना समय लगा? 200 मिलियन वर्ष का समय लगा है। 200 मिलियन वर्ष पहले जो हलचल हुई थी उसकी वजह से जो भी नीचे जैविक पदार्थ नीचे दब गए, वर्तमान में वो किस रूप में मिल रहे हैं? कोयला, पेट्रोलियम गैस के रूप में मिल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ पर टर्शियरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर ये हमें ईंधन खनिजों की प्राप्ति होती है। क्लियर? तो इसी कारण से ये जो होते हैं ईंधन खनिज, ये अनव्यकरणीय संसाधन होते हैं। ये कौन? ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के, एक नव्यकरणीय और एक अनव्यकरणीय संसाधन। तो फिर ये कौन से हैं? ये अनव्यकरणीय, जिन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है, 200 मिलियन वर्ष का समय लगता है। तो इस कारण से इसका जो है अनव्यकरणीय संसाधन कहा जाता है। वापस आते हैं तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भारत की प्लेट जो है वो वर्तमान में एशिया के साथ में आकर के टकराई और इन दोनों को अलग करने के लिए जो हमारे पास में बाउंड्री बनेगी, प्राकृतिक जो सीमाएं बनेगी, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। हालांकि वैसे हमने उसकी चर्चा की थी, तो अब यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो इस प्रकार से 71 मिलियन वर्ष पहले, 55 मिलियन वर्ष पहले, 38 मिलियन वर्ष पहले और 10 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर था और वर्तमान में यहाँ पर आकर के जुड़ गया है। और अब इसको जब यहाँ पर आकर के टकराया तो आप देख पाएंगे कि जब एक बड़े ट्रक के अंदर छोटी गाड़ी आकर के टकराती है तो उसका नुकसान होता है। तो वो नुकसान हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है। तो क्या नुकसान हुआ, क्या नई फॉर्मेशन यहाँ पर बनी, तो हम देख पाएंगे उसे हम कहते हैं हिमालय पर्वतमाला। क्या कहते हैं अभी उसे? हिमालय पर्वतमाला। यहाँ पर किसकी क्या बनता है? हिमालय पर्वतमाला बनती है। जब इस तरफ टकराता है तो यहाँ पर क्या बनती है? अराकान पर्वतमाला बनती है। यहाँ पर टकराया तो यहाँ पर क्या बनी? हिंदू कुश पर्वतमाला बनती है। तो ये सब पर्वतमालाएं जो हैं ये इस सब कॉन्टिनेंट को क्या कर रही हैं? दूसरे भाग से अलग कर रही हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को जो आपस में बांट रही है वो कौन है? तो वो ये पर्वतमालाएं हैं। ये नवीन पर्वतमालाएं जो हैं वो इस प्रकार से भारत के आसपास फैली हुई हैं। चलिए, तो ये पर्वतमालाएं कैसे बनी? तो आप देख पाएंगे इस प्रकार से जो है इंडिया जो है आगे की ओर बढ़ता गया। बढ़ने के बाद में यहाँ जाकर के टकराया और टकराने के बाद में हम देख पाते हैं कि जब यहाँ पर टकराया तो बीच का जो भाग था वो जो है वो यहाँ पर ऊपर उठ जाता है। अब आप देख पाएंगे कि हमारी जो प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से आई है। कुछ कहाँ से आई है? गोंडवाना लैंड से।
और ये जो है वो किसकी है, अंगारा लैंड की। तो याद रखिएगा अंगारा लैंड और जब गोंडवाना लैंड अलग हुए थे तब दोनों के बीच में एक सागर बना था जिसे क्या कहते हैं, टैथिस सागर। क्या कहते हैं भी, टैथिस सागर कहते हैं। और इसी टैथिस सागर के संकुचन की वजह से, किस वजह से भी, संकुचन की वजह से, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप कि एक प्लेट आ रही है, जैसे आप क्या करें कि एक पर्दा हमने रख दिया, बीच में पर्दा लगा दिया। अब जब इधर से आकर के कोई चीज़ टकराएगी तो पर्दा क्या हो जाएगा, बीच में इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने की वजह से पर्दे में क्या आ जाएंगी, सलवटें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से टैथिस सागर ऊपर उठा और एक हिमालय पर्वतमाला का रूप दिया। तो अब कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसे हुई, टैथिस सागर के संकुचन से हुई। कैसे हुई भी, टैथिस सागर के संकुचन से होती है। क्लियर है। इसी के साथ आप देख पाएंगे कि हमारी इंडियन प्लेट, ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है अंगारा लैंड की। तो इंडियन प्लेट जो है वो भारी होने की वजह से वो कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही थी। नीचे की ओर गई तो यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुए भी, ज्वालामुखी उद्गार से भी ये बन सकती थी, परंतु वर्तमान में यहाँ पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे किसी प्रकार का पानी जाने का कोई स्रोत नहीं है। जैसे अपन देखेंगे विषयों के अंदर हमने भौतिक प्रदेश के अंदर समझा है, भौतिक भूगोल जो हमारी किताब थी उसके अंदर हमने देखा था कि जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर क्या होता है भी, यहाँ गर्त बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, गर्त। जो प्लेट नीचे जाती है उसके ऊपर क्या बनेगा, गर्त बनेगा। तो नीचे कौन सी जा रही है, इंडियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट के ऊपर क्या बनेगा, गर्त बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ जो गर्त बना था ना, उस गर्त के अंदर गंगा और यमुना की जो नदियाँ हैं उन सब नदियों ने आकर के यहाँ पर इधर से हिमालय से आकर के इसमें जो है दलदल को भर दिया, मतलब मिट्टी को, यहाँ से मिट्टी का अपरदन किया। जो भी टैथिस सागर का पानी ऊपर उठा था, टैथिस सागर से जब पानी नीचे आया तो अपने साथ में मिट्टी को लेकर के आया और उस पूरी की पूरी मिट्टी को उसने कहाँ पर ला करके छोड़ दिया, इस गर्त के अंदर ला करके छोड़ दिया। इसीलिए आप देख पाएंगे कि हमारे हिमालय के जस्ट नीचे जहाँ पर बहुत बड़ा गर्त होना चाहिए था वहाँ आज बिल्कुल समतल मैदान है। तो समतल मैदान का कारण क्या है, कारण यही है कि जब अपन किसी एक जगह पर सूखी मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी हो सकता है कहीं से ऊंची रह जाए, कहीं से नीचे रह जाए, लेकिन जगह अगर हम वहाँ पे दलदल डालेंगे तो दलदल बिल्कुल बराबर फैल जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर दलदल जो है वो फैल गया। तो फिर ये मैदान कैसे बनते हैं, तो ये तो हमारे पास में था क्या, हिमालय। तो हिमालय को आप समझ गए कि कैसे बना, टैथिस सागर के संकुचन से, दोनों के बीच में आया, सागर ऊपर उठ गया। और जो गर्त बना था हिमालय, जो मैदान है, मैदान क्या थे, गर्त थे। अब गर्त बनेगा तो गर्त को भरने के लिए क्या था, तो इसमें आप लिखोगे टैथिस सागर का अवसाद। इसमें क्या है अभी, टैथिस सागर का अवसाद है। यहाँ पे मैदानों में क्या है, टैथिस सागर का अवसाद है। यानी हम यहाँ पे कहेंगे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इसकी उत्पत्ति हुई है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक है, लाए गए अवसाद के कारण मैदान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझिएगा, यहाँ पर हमने देख लिया। अब एक बात रहेगी हमारे पास में कि जो हमारे पास प्रायद्वीपीय जो पठार हैं, प्रायद्वीपीय जो भारत है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या, पठार देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे भी, पठार। अब ये पठार कैसे बने हैं, तो पठार देखने हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। हमें पीछे चलना होगा, जो हम जहाँ से हम भारत को लेकर के आए हैं। जब भारत की प्लेट यहाँ से ऊपर की ओर आ रही थी तो यहाँ पर इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्या हो रहे थे भी, ज्वालामुखी। नीचे क्या हो रहे थे, क्योंकि नीचे धरातल तो था ना, धरातल था, धरातल के ऊपर क्या थी, पानी था, जल था, ठीक है ना, महासागर थे। उन महासागरों के बीच में एक प्लेट तैरती हुई आ रही है। प्लेट कौन सी, इंडियन प्लेट तैरती हुई आ रही है। जैसे आप पानी के ऊपर प्लेट रख देते हैं तो वैसे वो तैरती हुई आ रही है। लेकिन इतना था कि वो तैर किसके ऊपर रही थी, वो तैर स्थल मंडल के ऊपर ही रही थी। किसके ऊपर तैर रही थी, स्थल मंडल के ऊपर। यानी यहाँ पर हमारे पास में एक है सीमा परत। तो सीमा परत के ऊपर जो है वो तैर रही थी कौन सी भी, सियाल। कौन सी सियाल तैर रही थी, सियाल। सियाल, सीमा और नीफे, ये हमारे पास में
परतें होती हैं, ये पृथ्वी की क्या है, आंतरिक परतें हैं। तो ये सियाल परत जो है ये मान लेते हैं इंडिया है, और आगे एक परत और है, कौन सी है वो, एशिया है। यहाँ पे कौन है, एशिया। अब ये प्लेट जब तैरती हुई आ रही है यहाँ से, तो नीचे से क्या है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, महासागर के अंदर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हो रहे हैं। तो जैसे ये प्लेट इसके ऊपर पहुंचेगी तो ज्वालामुखी इस प्लेट को तोड़ते हुए कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो तब इसके ऊपर आकर के वो ज्वालामुखी क्या होने लग गया, जमा होने लग गया। जैसे जैसे प्लेट आगे बढ़ती गई, ज्वालामुखी जो है इस प्लेट के ऊपर क्या होता गया, जमा होता गया। और वर्तमान में आकर प्लेट जब यहाँ से टकराई तो उसके बाद बन गई कौन सी, हिमालय पर्वतमाला, और फिर बन गए मैदान। तो अब बताइए मुझे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारे पास में, और एक है मैदान और एक है हिमालय। हिमालय के नीचे मैदान, मैदानों के जस्ट नीचे प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई भी, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, तो ध्यान रखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। किसकी उत्पत्ति हुई, प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी उद्गार से। कैसे होती है, ज्वालामुखी उद्गार से होती है। तो ज्वालामुखी उद्गार की वजह से जो भी मिट्टी बाहर निकलती है ना, वो मिट्टी कौन सी होती है अभी, काली मिट्टी होती है। और वर्तमान में दक्षिण भारत में काली मिट्टी के भंडार होने की वजह से ये जो है क्या है, हमारे पास में ज्वालामुखी के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से आप समझेंगे। अभी हमने 4 भौतिक प्रदेशों के बारे में देखा है, किस प्रकार से भारत की उत्पत्ति होती है। हिमालय बनता है, हिमालय के बाद में जो है हमारे पास में गंगा का मैदान जो है, वो मैदान कैसे बना है, वो नदियों के द्वारा भाग करके लाई गई मिट्टी के द्वारा बना है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले आपको भौतिक प्रदेश दिखा देते हैं कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश हमारे पास में है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, और उन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से वर्तमान की भारत की ये जो है आकृति है, ये जो आकृति दी गई है ये एक राजनीतिक मैप है, ये वो प्राकृतिक मैप नहीं है जो प्रकृति ने बनाया था, ठीक है ना। प्रकृति का बनाया हुआ मानचित्र जो है वो ऐसे था, इस तरीके से, ये प्रकृति का बनाया हुआ मानचित्र था इतना सारा। इस तरफ हमारे पास में पर्वतमालाएं थी, तो इस पर्वतमालाओं का कुछ भाग यहाँ बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है, और कहीं कहीं पर वो बाहर दिखाई देता है, और जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में इस जो हिमालय है इसकी जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में पर्वतमाला के रूप में फैला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ये ऊपर का जो भाग है हमारे पास में, इस भाग को हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। एक भौतिक प्रदेश हमारे पास में क्या है, पर्वतमाला। दूसरा हम देखें तो पहले मैं यहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र बना देता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, पठार। इन दोनों के बीच में क्या है, मैदान है। और ये हमारे पास में है यहाँ पे एक अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो हमें मिलेगा वो क्या है, मरुस्थल है। और एक है हमारे पास में तटीय मैदान, कौन सा भी, तटीय मैदान और द्वीप, तटीय मैदान और द्वीप। अब देखिए हमारे भौतिक प्रदेश कितने हो गए भी, 1 हिमालय, 2 मैदान, 3 पठार, 4 मरुस्थल और 5 तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। ये हमारे पास में 5 भौतिक प्रदेश हैं। अब इनमें से, इन 5 में से सबसे पहले कौन सा बना है, तो सबसे पहले बनता है पठार। सबसे पहले कौन बना, पठार। दूसरे नंबर पर कौन बना, हिमालय। तीसरे नंबर पर कौन बना, मैदान बने। अब जब मैदान बन रहे हैं ना, यहाँ पे जब मैदान बन रहे हैं तो यहाँ मैदान बनने का कारण क्या था कि जो नदियाँ आई उन नदियों के द्वारा यहाँ पर बहा करके मिट्टी लाई गई, और उस मिट्टी के द्वारा यहाँ पर मैदान बन गया। तो नदियाँ तो इस तरफ भी गई थी, नदियाँ तो ऐसे भी गई होंगी ना, इस हिंदू कुश से भी निकली होंगी, नीचे यहाँ से भी निकली होंगी, इस तरफ से भी नदियाँ निकली हैं ऐसे करते हुए, ये नदियाँ निकली हैं, ये नदियाँ इस प्रकार से ऐसे निकली हुई हैं, यहाँ ऊपर भी गई हैं नदियाँ ऐसे करते हुए,
इस प्रकार से। तो इन नदियों के द्वारा, भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बन जाता है मैदान, और यहाँ पर जब नदियाँ गुजरती हैं यहाँ से, तो अपने साथ जो भी मिट्टी ले जा रही होती है ना, उस मिट्टी को वो यहाँ पर छोड़ती हुई जाती हैं। यहाँ क्या कर देती हैं अभी, छोड़ देती हैं। मिट्टी छोड़ दी और खुद आगे निकल गई, और उस मिट्टी के बीच बीच में कहीं कहीं उनका पानी भी रुक गया, झीलें बन गई। तो इस वजह से बन गया हमारा मरुस्थल। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थल जो बनता है, मरुस्थल का कारण क्या है? जो कारण मैदानों का है, वही कारण मरुस्थल का है। मैदान बने थे तैथिस सागर के अवशेष से, तो मरुस्थल कैसे बना है? तैथिस सागर के अवशेष से बना है। कैसे बना है अभी? तैथिस सागर के अवशेष से जो है हमारे पास में मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। क्लियर? इस प्रकार से मरुस्थल बन जाता है, और सबसे अंत में बन जाता है कौन? तट और द्वीप बन जाते हैं। तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश बन जाता है। पहले तो, अब तक तो प्लेट चल रही थी, जब प्लेट आकर के रुकी उसके साथ में पानी की लहरें, समुद्र की लहरें आकर के टकराई। टकराने के बाद में जो भी मिट्टी यहाँ से कटाव हो सकता था, समुद्र ने कटाव किया, और जब कटाव होना बंद हो गया, तब जाकर के बन गए तट। तो तट मैदान जो होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार बने, हिमालय पर्वतमाला बनी, मैदान बने, मैदानों के बाद मरुस्थल बने, और सबसे अंत में बन जाते हैं तटीय मैदान भी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में भारत के 5 भौतिक प्रदेश हैं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वे भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और फिर हम देखेंगे प्रत्येक भौतिक प्रदेश की अलग अलग कहानी को। तभी